पत्नी जी, ऐसा खाना खाकर तुमने मेरा कितना सम्मान बढ़ा दिया। ग्रामीण बैंक में मैनेजर की पोस्टिंग होने के बाद पहली बार राजेश किराए के नए घर में शिफ्ट हुए थे, पर आज ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण प्रिया के पैरों में जबरदस्त मोच आ गई थी। डॉक्टर ने घर पर आकर पट्टियां तो बांध दी, साथ ही सख्त हिदायत दे दी कि चलना फिरना बिल्कुल मना है। एक सप्ताह पहले आए नए घर के आसपास कोई जान पहचान के लोग भी नहीं थे। ये तो बहुत अच्छी बात रही कि पिछले कुछ दिनों में प्रिया ने किचन के साथ साथ पूरे घर को व्यवस्थित कर लिया था। 4 साल पहले राजेश और प्रिया की परिवार वालों की सहमति से अरेंज मैरिज हुई थी। प्रिया खुद भी पढ़ने में काफ़ी तेज थी और पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन पापा को कैंसर का पता चला और उसी वक्त राजेश के यहाँ से रिश्ता आया तो मजबूरी के चलते शादी करनी पड़ी। शादी के बाद प्रिया पूरी तरह से ससुराल वालों की खुशियों के लिए खुद को न्यौछावर कर दी। वो पूरी तरह से आदर्श बहू बन गई। ससुराल में सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके व्यवहार कार्यकुशलता से सभी प्रभावित थे। कुछ ही दिनों में उसने अपने ससुराल की काया बदल कर रख दी थी। पहले हर चीज़ जैसे तैसे होती थी, अब हर चीज़ साफ सुथरी और व्यवस्थित रहने लगी। खाना भी वह बड़े जतन से बनाती थी। हर लोग उसके बनाए लजीज खाने की खूब तारीफ करते, सिवाय उसके पति राजेश के। राजेश को जरा भी खाने में नमक कम या ज़्यादा लगता या मसाला कम होता तो वो एक कर खाना खाकर छोड़ देता था। परसों खीर में थोड़ी चीनी कम क्या हुई। प्रिया की लाख मिन्नतों के बाद भी उसने खाना को दोबारा हाथ तक नहीं लगाया। सबसे ज़्यादा राजेश को मटर पनीर पसंद थी। कुछ दिनों पहले जब मटर पनीर बनी और मटर थोड़ा गल गई तो भी राजेश ने खाना नहीं खाया, जबकि घर के सभी सदस्यों ने खूब मज़े से खाया। प्रिया के लाख मिन्नतें करने और मनाने के बाद भी राजेश खाना नहीं खाता था और राजेश जब भूखा सो जाता था तो प्रिया भी भूखी सो जाती थी। महीने में कई बार ऐसा होता था। आज पहली बार राजेश नौकरी के लिए घर से दूर आया था। प्रिया को पलंग पर अच्छे से सुलाकर राजेश आज जिंदगी में पहली बार खाना बनाने के ख्याल से घुसा। किचन में हर चीज़ प्रिया ने व्यवस्थित रखा था। राजेश ने एक तरफ थोड़ा सा चावल गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया और दूसरी तरफ थोड़ी सी दाल एक पतीले में चढ़ा दी। फिर वो थोड़े आलू प्याज लेकर भुजिया काटने लगा। काफ़ी मेहनत के बाद ही बेतरतीब ढंग से आलू और प्याज कटे। उसे आभास होने लगा था खाने बनाने में बहुत मेहनत लगती है। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने किसी तरह खाना बनाने में सफलता पाई। एक थाली में भात और कटोरी में दाल और प्लेट में भुजिया लेकर वो पलंग पर प्रिया को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। वो कर कर प्रिया को खाना खिलाता जाता और प्रिया बड़े आराम से खुशी खुशी खाना खाती जाती थी। खाना खत्म होने के बाद राजेश ने प्रिया से पूछा, कैसा लगा खाना? प्रिया ने कहा, बहुत अच्छा, मैं कितनी खुश नसीब हूँ। आज ज़िंदगी में पहली बार पति के हाथों का बना गर्मा गर्म खाना
खाने को मिला। राजेश ने सुनकर बहुत खुश हुआ। आखिर 2 घंटे की कड़ी मेहनत करके उसने खाना बनाया था। खाने की तारीफ सुनकर वह फूला ना समाया। उसे लगा उसकी मेहनत सफल रही। प्रिया को खाना खिलाने के बाद वो खुद खाना खाने बैठा। उसे जोरों की भूख लगी थी। दाल चावल मिलाकर थोड़ी भुजिया का कौर बनाकर जैसे ही मुंह में डालकर राजेश ने चबाना शुरू किया, तेजी से वॉश बेसिन की तरफ दौड़ा और मुंह का सारा खाना वॉश बेसिन में उगल दिया। चावल कच्चा पक्का था, दाल में नमक बहुत ज़्यादा था, भुजिया भी कच्चा था। ऐसा घटिया खाना प्रिया ने बिना कोई शिकायत के खा लिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था। छोटी छोटी बात पर पिछले सारे खाने ना खाने वाले वक्त की उसे याद आने लगी। उसके दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे। अपने बनाए जिस खाने को वो एक कौर भी ना खा सका। प्रिया ने बिना कुछ कहे पूरे खाने को खा लिया। राजेश प्रिया के सामने सर झुकाए हाथ जोड़े धीरे से बोला, पिछले 4 सालों में कई बार खाना ना खाकर मैंने तुम्हारा जो अपमान किया, आज खाना खाकर तुमने मेरा कितना बड़ा सम्मान किया। मुझे माफ़ कर दो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दूध गरम कर चूड़ा के साथ आज खा लीजिए। 1-2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद कोई भी ऐसा वक्त नहीं आया जब प्रिया का बनाया खाना राजेश ने खुशी खुशी ना खाया हो। एक बार खाना बनाने में लगी मेहनत ने राजेश को पत्नी का सम्मान करना सिखा गया। अपनी पत्नी का सम्मान करें। चंचल रसोई में लगी हुई है। जितनी तेजी से वो काम कर सकती थी वो कर रही है, लेकिन दिमाग में 10 बातें घूम रही हैं। जब से मायके से भाई का फ़ोन आया है, बस तब से चंचल का मन घर के कामों में लग नहीं रहा, पर फिर भी फटाफट काम निपटाने में लगी है। क्या पता अम्मा जी को उस पर तरस आ जाए और वो उसे उसके मायके जाने दें। पति रघु से भी उम्मीद की थी कि वो अम्मा जी से बात करें, पर अम्मा जी के आगे उनकी चलती कहाँ है। अम्मा जी के आगे चलती किसी की भी नहीं है। जब उनके पति की ही नहीं चली तो बेटे का तो दूर की बात है। पहले ससुर जी भी कपकपाते थे, अब उनके सुधारने के बाद बेटे की क्या बिसात। अम्मा जी में ना तब बदलाव आया था, ना अब बदलाव आया है। अब तो वो पहले से और ज़्यादा मुखर हो चुकी हैं। जो मुंह पर आता है वो बोलती हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अम्मा जी इस घर की मुखिया नहीं, इस मकान की मुखिया है, क्योंकि उन्होंने अपने घर से ज़्यादा अपने मकान से लगाव है। वो क्या है ना कि घर तो सदस्यों से बनता है, पर अम्मा जी को सदस्यों से लगाव नहीं। उन्हें तो अपने इस एक
गारे के 2 कमरे के मकान से लेना देना है। ले देकर घर में 4 जीव हैं, अम्मा जी, बेटा रघु, उनकी पत्नी चंचल और एक पोता मनु जो अभी से 5 साल का है। बेटा बहू उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उसके बावजूद वो ताने देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उन्हें लगता है कि ये लोग उनकी सेवा भी सिर्फ मकान के लिए कर रहे हैं। अगर कोई उनके मुंह पर तारीफ कर दे कि आपके बेटे बहू बहुत अच्छे हैं जो इतनी सेवा करते हैं, तो अम्मा जी मुंह पर जवाब देती हैं, अरे मेरी सेवा तो मेरा मकान करता है, वरना आजकल कौन सा बेटा बहू सेवा करते हैं। चंचल और रघु दोनों का ही सुनकर दिमाग खराब हो जाता, लेकिन फिर सोचते कि माँ ही तो है, भला माँ से कैसी नाराजगी। लेकिन आज सुबह चंचल के छोटे भाई का फोन आया था कि उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। माँ अभी हॉस्पिटल में है और चंचल को ही याद कर रही है। रघु ने जब दोबारा फोन करके पूछा तो चंचल के पापा ने कहा, अभी स्थिति नियंत्रण में है, पर फिर भी आप चंचल को भेज दीजिए, कुछ दिन रुक कर वो थोड़ा अपनी माँ को संभाल लेगी। रघु ने फटाफट जाकर अम्मा जी से पूछा, अम्मा, चंचल की माँ का तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, तो मैं चंचल को उसके मायके छोड़ आता हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने एक बार तो रघु को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर कहा, पूछ रहा है या बता रहा है। उनकी बात सुनते ही रघु सकपका गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अम्मा, पूछ रहा हूँ, आप कहें तो मैं चंचल को उसके मायके छोड़ आऊँ। अब उसकी माँ की तबीयत खराब है तो घर में एक औरत का होना जरूरी है, और आप तो जानती हो उसका भाई तो अभी छोटा है, उसकी शादी भी नहीं हुई, ऐसे में चंचल सब कुछ संभाल लेगी। अच्छा, और अपने घर का क्या? यहाँ काम करने के लिए कौन सा नौकर चाकर लगे हैं, बताएगा मुझे? अम्मा अभी भी रघु को घूरते हुए अपनी बात कहे जा रही थी, पर अम्मा, ऐसे में चंचल का वहाँ होना जरूरी है ना? रघु ने फिर एक बार कोशिश की। हाँ, तो उसकी माँ के लिए मैं नौकरानी बन जाऊं, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। उससे कहो घर का काम करे, घर संभालेगी या खुद का? तो घर संभल नहीं रहा है, इनसे मायके का घर संभालेंगी। उसके आगे रघु कुछ कह ही नहीं पाया और चंचल चुपचाप रसोई में अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद देखा तो पड़ोस वाली जमुना काकी अम्मा जी से मिलने के लिए आई और आकर अम्मा के पास सोफे पर बिराज गई और भौजी जी, क्या हो रहा है? आजकल तो नजर नहीं आती हो, लगता है बहू से बहुत सेवा करवा रही हो। अरे काहे की सेवा, आज कल की
कामचोर बहुओं से कोई सेवा होती है क्या? बस मायके जाने के लिए ना कह दो तो मुंह सूज जाता है। अरे क्या हो गया? चंचल तो ऐसी है नहीं भौजी, वह तो आपकी बड़ी सेवा करे है। वो क्या मेरी सेवा करेगी? मेरी सेवा तो मेरा मकान करता है। रसोई में से चंचल यह बातें सुन रही थी। चंचल सीधा अपने कमरे में गई और जाकर सामान पैक करने लगी। थोड़ी देर बाद जब जमुना काकी अपने घर चली गई तो चंचल अपने सामान के साथ बाहर आई। उसे देखते ही अम्मा जी उसे डांटते हुए बोली, कहाँ जा रही है तू? अभी सुबह तो मना किया था तुझे। अम्मा जी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपनी मायके। मेरी माँ को, मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है। मायके जाने से पहले याद रख, तू इस घर की बहू है और इस घर का काम कौन करेगा? रोटी कौन तैयार करेगा? चंचल अम्मा जी की तरफ मुड़कर मुस्कुराई और बोली, अम्मा जी, अपने मकान से कहिए रोटी बनाकर दे दे। वैसे भी आपकी सेवा हम नहीं, ये मकान करता है, तो अपने सारे काम इसी से करवा लीजिए। अम्मा जी ने गुस्से से रघु की तरफ देखा तो रघु ने चंचल की तरफ देखा। रघु के कुछ कहने से पहले ही चंचल ने कहा, माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं, किसी की बेटी भी हूँ। आखिर रघु कुछ न कह पाया और चंचल अपने बेटे मनु के साथ मायके के लिए रवाना हो गई। अम्मा जी गुस्से से रघु को बोली, तू रोक नहीं सकता अपनी पत्नी को? कैसे जवाब देकर चली गई? यही सिखाया है उसके माँ बाप ने। माफ करना अम्मा, ये उसके माँ बाप ने नहीं सिखाया, ये तुमने सिखाया। और वैसे भी कुछ गलत नहीं कहा उसने। तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारा मकान तुम्हारी सेवा करता है, तो अब करवा लो अपने मकान से सेवा। अगर यही सब चलता रहा तो मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। कहकर रघु चुपचाप अपने कमरे में चला गया। पीछे अम्मा जी हाथ मलती रह गई। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।